हेलो वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। इस सेशन के इंसार हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो टॉपिक है। इसमें हम लोग यूपीएससी आईएएस 2025 के जो एग्जाम हुए थे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर बेस्ड जो स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे तो उनके अपने क्वेश्चंस के क्या पैटर्न थे, क्वेश्चंस का अपना लेवल क्या था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसको सॉल्व करने के क्या बेसिक ऑफ मेथड्स हैं, ये सब कुछ हम लेके डिटेल में हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी एनालिसिस क्लास की सीरीज चल रही है और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड ही जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हमने उसके पेपर पैटर्न और क्वेश्चंस का अपना क्या स्टैंडर्ड था, उनको सॉल्व करने के क्या बेसिक मेथड थे, तो हम लोग क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस लेकर हम उसको डिस्कस किए थे। सेम उसी वे में हम लोग स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड लीनियर मॉडल हो गया एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हो गया, तो वो हम लोग लेके डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग लेके डिस्कस करने वाले हैं तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर्स होते हैं। टोटल इसमें 4 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, ये 4 ऑफ यूनिट्स होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को मिला के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस से 20 के नियर आउट क्वेश्चन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी 20 के नियर आउट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो अब जो 2025 का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये हम लोग लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग इसके अगर सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में क्या क्या है, तो फर्स्ट पेपर को तो हम लोग कंप्लीट, फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट था तो वो तो हम लोग लेके डिस्कस कर लिए हैं। अब उसी के फर्स्ट पेपर के इनसाइड ही जो सेकेंड हाफ यूनिट्स हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, तो अगर इसके सिलेबस को देखते हैं तो फर्स्ट एज ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शंस, कंपाइलेशन, प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, चार्ट, डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ लोकेशंस, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ये है। एंड देन इसके बाद इसी फर्स्ट पेपर के इनसाइड ही बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा जिसमें कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, उसके बाद बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये इसका अपना पार्ट आ जाता है। फिर हम कह सकते हैं इसमें मल्टीपल एंड पार्शल कोरिलेशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशंस एंड एट्रीब्यूट्स, इसको मिला के ये आपका बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा यूनिट्स बन के तैयार होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अगर देखें इसमें तो और इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक तो इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के पर्सपेक्टिव से एंड दूसरा इसके एप्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव से इसके अपने क्वेश्चंस ये हैं एंड सिलेबस में हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या नॉन पैरामेट्रिक हम लोग टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्टरी हो गया। फिर इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट जैसे साइन, मीडियन, रन, विल्कॉक्सन, वन विटने, वॉल्फोर्ड, कोलमोरोस सेमिनोर टेस्ट, बाकी इसमें और भी सारे ये जो पार्ट है। तो ये इतना मिलके जो फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो सेकेंड हाफ यूनिट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनको ये तैयार कर मतलब इनको मिला के तैयार किए जाते हैं। तो अब अगर ये जो कह सकते हैं हम फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो सेकेंड हाफ यूनिट्स है तो इसके अपने जो डिफरेंट ऑफ जो मेन टॉपिक जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो ये हो गया, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा एंड उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। जनरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मतलब फर्स्ट पेपर के इनसाइड अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एंड 20 मार्क्स का 200 मार्क्स बेस्ड ये पेपर से ये बनता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.75 मार्क्स होता है। 2 आवर्स बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब इस बार 2025 में जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे मतलब इस सेकेंड हाफ यूनिट्स अगर हम देखा जाए तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन था, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से 9 to 10 क्वेश्चन ये थे जिसमें कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, मल्टीपल एंड पार्शल कोरिलेशन, थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसको बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, इनसे मिला के 9 to 10 क्वेश्चन ये इसमें थे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में 4 to 5 क्वेश्चन थे एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं था। जनरली हम ऑन एवरेज कह सकते हैं
इससे मतलब अगर और सारे क्वेश्चन पेपर जैसे प्रीवियस ईयर और देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो 20 का नियर अबाउट क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा जाता है। बट इस बार जैसे हम टोटल 17 क्वेश्चंस के नियर अबाउट पूछा गया है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसको प्रोबेबिलिटी के इनसाइड भी लेके चले जा सकते हैं, एंड इस मतलब जो स्टैटिस्टिकल मेथड है इसके इनसाइड भी आ सकता है। तो एक ऑन एवरेज हम कह सकते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस का है, एक ये पैटर्न ये है। तो फिलहाल हम लोग इस मतलब इस लेक्चर्स के इनसाइड या इस सेशंस के इनसाइड हम लोग टोटल 17 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे जो स्टैटिस्टिकल मेथड से मिलते जुलते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट मतलब इसका जो फर्स्ट हाफ यूनिट्स हैं उससे भी मिलता जुलता रहेगा। ठीक, तो ये तो इसके अपने सिलेबस हो गए, और साथ में किस यूनिट से मतलब सेकेंड हाफ यूनिट से तो उसमें किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, तो ये हम लोग लेके डिस्कस कर लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी आईएएस 2025 का एग्जाम ये जून मंथ में हुआ था, और इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए गए। टोटल 35 सीट के लिए ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे, तो उनका फाइनल लिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शंस भी हो गया है। तो इस बार 35 कैंडिडेट का 35 सीट था, तो 35 कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस हुआ। हमारे अपने प्लेटफॉर्म पी स्टार ट्यूटोरियल से यहाँ से टोटल 9 ऑफ स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शंस हुआ है, जो हमारे अपने कोर्स के माध्यम से, हमारे अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो जुड़े हुए थे। तो जिनका सिलेक्शंस हुआ था कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए थे, एट लास्ट में उनका अपना सिलेक्शंस ये हो गया है। अब जो हम लोग इसमें लेकर जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट इसमें करेंगे कि मतलब अगर इन टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनकी अपनी क्या स्टैंडर्ड है, क्या बेसिक पैटर्न है, उनको सॉल्व करने के क्या बेसिक मेथड्स हैं, कौन सा हम लोग ट्रिक को अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो हम लोग विद इन जो हमारा जो इसमें जो 2 आवर्स के इनसाइड हम इसको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया है, के आर एंड म्यू आर डैश डिनोटेड द रिस्पेक्टिवली आर्यत कुमलेंट एंड आर्यत मोमेंट अबाउट द origin 0 of distribution, then which of the following statement are correct। यहाँ पे कुमलेंट एंड मोमेंट के बीच में एक रिलेशंस आपसे मतलब ये रिलेशंस बेस्ड स्टेटमेंट, रिलेशंस बेस्ड ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया जो स्टेटमेंट के तौर पे ये है। तो अब ये क्वेश्चंस में तो कुछ बहुत कुछ ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं किया गया, डायरेक्ट उसके अपने जो फार्मूले हैं उन फार्मूले को लेके ही क्वेश्चंस ही बनाया गया। फिलहाल हम इस क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड लेके चल सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके का रिलेशंस वहाँ पे दिया जाता है। ठीक, आप इस क्वेश्चंस को आप जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का जो पार्ट है उससे भी कोरिलेट ये कर सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन वहाँ से भी डिजाइन किए जो एज अ स्टैट फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट होता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो पार्ट उसके इनसाइड भी हम लोग कर सकते हैं, और जो फर्स्ट यूनिट जो प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है उसके इनसाइड भी चला जा सकता है ये। बट जो क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट कुमुलेंट जो होता है फर्स्ट ऑफ मोमेंट के इक्वल होता है। सेकेंड कुमुलेंट की बात करते हैं तो वो इसके इन टर्म ऑफ जो आर्यत ऑर्डर वेरिएंस या फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट के बेस्ड में चलता है। तो अगर हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं तो जो इसमें सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस अटैच किया हुआ है उसके अपने सॉल्यूशंस भी एक शॉर्ट वे में रखा हुआ है, तो उससे हमारा एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो फार्मूला जो होता है कुमुलेंट एंड आर्यत ऑर्डर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये अपना ये फार्मूला ये होता है। तो फर्स्ट टू तो ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, बाकी यहाँ पे ये इसमें मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 और 2 दिया गया, जबकि क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो इसमें ये 2 दिया गया, तो ये इसके चलते ये रॉन्ग है। तो पहला एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ये है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए करेक्ट ये है। तो क्वेश्चंस में बहुत कुछ ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं किया गया है, फार्मूले बेस्ड है, फार्मूला अगर याद है तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ये क्वेश्चंस इसमें बाइवेरिएट बेस्ड दिया गया जिसमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रोबेबिलिटी के इनसाइड भी कंसीडर कर सकते हैं एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इनसाइड भी हम इसको कंसीडर ये कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इनसाइड जिससे प्रोडक्ट मूवमेंट हो गया, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, रिग्रेशन, तो दोनों के इनसाइड हम इसको कंसीडर ये कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये x एंड y, तो x के जो नंबर्स ये 0 से लेके 1 के बीच में, एंड y के नंबर्स की बात करते हैं तो ये यहाँ से ऐसे
नंबर्स ये दिए गए एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई के जो पेयर ऑफ जो वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी के टर्म भी ये दिए गए। तो कहा जा रहा है कि इसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा एंड साथ में एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग ये ज्वाइंट दिया गया है तो हम मार्जिनल निकालेंगे। जब मार्जिनल इसका पीएमएफ होगा तब हम इसका क्या कर सकते हैं, मार्जिनल एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। एंड देन ज्वाइंट अगर दिया गया तो उसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट एंड मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस के माध्यम से हम इसका क्या कर सकते हैं, कोवेरियंस को निकाल सकते हैं। तो जो जैसे कोवेरियंस का जो फार्मूला था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की अगर बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये वाई होता है। तो पहले तो हमें एक प्रोडक्ट मूवमेंट निकालना पड़ेगा एंड मार्जिनल निकालना पड़ेगा एंड देन इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको देखते हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं तो ये ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया इसके अकॉर्डिंग तो एक्स की जो वैल्यू 0 से लेके 2 एंड वाई की वैल्यू जो है 0 से लेके कंसीडर किया जा रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मार्जिनल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू स्मॉल वाई एंड एक्स इक्वल टू कर सकते हैं। तो एक्स की जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू 0, यहाँ से इसमें हम कह सकते हैं वैल्यू जो दिया गया है तो इस केस में हम यहाँ पे इसको सम करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा, फिर अगर हम इसको सम करेंगे तो ये टर्म, फिर इसको सम करेंगे तो ये, और इस पूरे को सम करेंगे तो ये 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से इसको सम करेंगे तो ये टर्म, फिर इसको हम सम करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, फिर इसको सम करेंगे तो ये, एंड देन इसको सम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारा अपना कंडीशन से ये होता है। तो अब ये एक्स बेस्ड ये मार्जिनल एंड वाई बेस्ड ये मार्जिनल निकल गया है तो यहीं से एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स करते हैं तो एक्स पी ऑफ एक्स कर देंगे। तो एक्स की जो वैल्यू जो दिया गया इसमें 0, 1, 2 एंड वाई की जो वैल्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको रख सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया 0.75 आ गया, जो इसकी अपनी क्या हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मतलब एक्स की वैल्यू कुछ लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं एंड वाई की वैल्यू कुछ लोग इसको कंसीडर ये कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें मार्जिनल में तो निकालने में प्रॉब्लम होगा, बट एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशंस में उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, ठीक। तो ये इतना हम लोग कर लेंगे। सेम हम इसी वे में क्या करेंगे, इसका एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई निकालेंगे तो मार्जिनल निकाल के इसका एक्सपेक्टेशन निकाल दिया गया। यहाँ पे 0.5 आ जा रहा है, उसमें 0.75 आ जा रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स स्टेटमेंट इसका अपना जो है अगर आप इसको देख एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई एंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इसमें कहा गया है कि दोनों आपस में इक्वल है, जबकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट इसका क्या आपका ये सेकेंड ये रॉन्ग है, तो इसको आप सेकेंड कर सकते हैं, सेकेंड एज ए क्या है, रॉन्ग है। सेम अगर ये कंप्यूट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वाई की अगर बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वाई ये निकालेंगे एंड देन एक्स वाई और एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक एंड वाई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, वाई की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। तो एक्स वाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग उसका ज्वाइंट पीएमएफ हम इस प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये रख देंगे। तो एक्स की जो डिफरेंस ऑफ ये वैल्यू इसमें जैसे अगर एक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो 0, 1 एंड 2 दिया गया है और फिर यहाँ से कर दिया 0, 1 एंड 2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर जो चलेंगे जैसे 0, 0 हो गया, फिर यहाँ से हम कर दिए 0 से 1 हो गया एंड इसके बाद 0 से ये 2 हो गया। ऐसे लास्ट में क्या होगा 2, 0, 2, 1 एंड 2, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेंगे। तो ये वैल्यू एंड देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग इसको लेके इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये 3y कितना आ जाएगा, ये 14 ये आ जाएगा। 3/14 आने का मतलब ये है कि इस केस में यहाँ से जबकि ये 3/4 आ रहा है और जबकि क्वेश्चंस में कितना कहा गया यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस में कहा गया कि 3/4 यहाँ पे 3/4 कोवेरियंस जो है इसका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 3/4 है और जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ ये मोमेंट 3/14 आ रहा है एंड देन यहाँ से हम कर देंगे एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई। तो जब इसको लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 अपॉन ये 56 ये आ जा रहा है। तो
तो -9/56 जो 3/4 के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है इसका रॉन्ग है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है, तो इस केस में इसका डी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ये हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाइदर फर्स्ट एंड नॉट सेकेंड ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चंस को हमें अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें इसको सॉल्व करने में कम से कम 3-4 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको जो हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना टाइम लगेगा। पर ये है कि अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो हम इसके करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, ये बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आईएसएस में कभी 2 क्वेश्चंस, कभी 3, कभी 4, मैक्सिमम इस टॉपिक से 7 to 8 क्वेश्चंस बना हुआ है। ठीक, तो कभी 2, 3, 4 इस तरीके से क्वेश्चन से बनते हैं, फार्मूले बेस्ड, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन ये बनते हैं। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन बना इसमें बना हुआ है, इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स μ1, μ2, σ1 स्क्वायर, σ2 स्क्वायर एंड रो, देन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये एक्स। तो जब इसमें कहा जा रहा कि एक्स एंड वाई ये बाइब्रेट नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, μ1, μ2, σ1 स्क्वायर, σ2 स्क्वायर एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट रो। तो जब इसके मार्जिनल की बात करते हैं तो ये जो x होता है ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है, μ(1) एंड σ(1) स्क्वायर, एंड y जो होता है ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है, μ(2) एंड σ2। यहीं से अगर x y ऑफ y की बात करते हैं तो ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है, एंड y गिवन x की बात करते हैं तो ये भी एज अ नॉर्मल को ये फॉलो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मीन एंड वेरिएंस को हम लोग क्या करते हैं, लेके डिफाइन ये करते हैं। तो फिलहाल ये रिजल्ट बेस्ड ये क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर आप इसी टर्म को देखेंगे तो ये जो इसमें जो दिया गया है ये x गिवन y, ये इसका अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, और इसको हम लोग कर सकते हैं। और फिर अगर इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं y को x और x इसको, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y गिवन x का अपना क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ये है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से जो दिया गया है, तो फिलहाल इसमें हमारा अपना आंसर क्या होगा, तो यही ए ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ही हो जाएगा। तो बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की एक तो उसका जो पीडीएफ ज्वाइंट पीडीएफ जो होता है, मार्जिनल, कंडीशनल, मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ये तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ हमारे अपने जो प्रीवियस ईयर के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अगर उनको भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हुए वो हो जाएंगे। इसको मैंने एक शॉर्ट वे में किया हुआ था, आप देख सकते हैं बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई दोनों ये नॉर्मल को फॉलो करते हैं, और ये फिलहाल ये रो से जो इंडिपेंडेंट होता है, इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ये है। ठीक, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान दीजिएगा, और इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर देखते हैं तो ये भी बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया, बट ये न्यूमेरिकल टाइप के ये क्वेश्चन ही है। इसमें कहा जा रहा है बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ये दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जो होगा इतना हो जाएगा, एंड वेरिएंस की अगर बात करें तो वाई गिवन एक्स जो हो जाएगा तो 180 ये हो जाएगा। इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, और कंडीशनल जो वाई गिवन एक्स का अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल को ही फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मीन एंड वेरिएंस ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो इससे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसके सोल्यूशन एक शॉर्ट वे में रखा हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन के अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई अगर ये बाइब्रेट नॉर्मल को फॉलो करता है तो म्यू ऑफ एक्स, म्यू ऑफ वाई, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट रो दिया गया। तो यहाँ से वाई गिवन एक्स जो होता है ये भी एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, मीन इसका ये होता है,
एंड वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस, इसमें जो वेरिएंस का जो फार्मूला ये बनता है। ठीक, तो अब सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, मीन भी दिया गया है, वेरिएंस भी उसका दिया हुआ है, वेरिएंस उसका 100 है, एक्स का एंड वाई का 144 है, तो वहाँ से उसकी रूट वैल्यू सिग्मा पे एक्स सिग्मा पे वाई निकाल देंगे एंड देन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रख के हम लोग सॉल्व करेंगे ये जो फार्मूला दिया गया है। तो फिलहाल इसमें सॉल्व करने पे 0.8 एंड 0.6 एक्स आ जा रहा है, जबकि क्वेश्चंस में दिया गया है कि ये 3.2 एंड 0.6 दिया गया, जिससे कि आपका डिफरेंट ये है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड वेरिएंस की बात करेंगे तो ये 108 आ रहा है, और जबकि क्वेश्चंस में भी कहा गया कि मतलब वेरिएंस इसका 108 है, तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो ये इस बार 2025 का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चंस में बहुत कुछ ऐसा ट्विस्ट नहीं किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसे मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको हम अच्छे से लेके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का है, एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस टाइप का क्वेश्चन आईएसएस में फर्स्ट टाइम बन रहा है 2025 के। और अगर हम बात करते हैं जो आईएसएस के अपने जो सिलेबस मतलब सिलेबस एंड पेपर पैटर्न 2016 से चेंज हुआ था, उससे जस्ट पहले टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर्स होते थे और सिलेबस भी उनका थोड़ा सा अलग था, लेकिन 2016 से पेपर पैटर्न में चेंज हुआ, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर एंड 2 सब्जेक्टिव लाया गया, और बाकी जो स्टैट 4 पेपर ये ऑप्शनल मतलब उसमें 7 ऑफ यूनिट्स इंक्लूड करके किसी 2 को लेके चलना था। तो ये फर्स्ट टाइम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरीके का क्वेश्चंस बना हुआ है। इस पैटर्न को लेके मल्टीनोमियल इसमें बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, बाकी जो ज्वाइंट पीडीएफ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं, बट मल्टीनोमियल से फर्स्ट टाइम ये है। तो इसको देखा जा सकता है कैसे, ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ये x1 x2 x3 3 ऑफ ए वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है, एंड देन इसमें कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल ऑफ x1 फैक्टोरियल ऑफ x2 फैक्टोरियल ऑफ x3 एंड 50 माइनस ये एंड 1/4 x1 1/4 x2 1/4 x3 1/4 ये इंफॉर्मेशंस ये दिए हुए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए दिस, इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा। तो जैसे हम लोग बाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं कि अगर उनका ज्वाइंट पीडीएफ बेस्ड ही है तो मार्जिनल जो होता है नॉर्मल को फॉलो करता है, तो वैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में इनका जो मार्जिनल होता है वो बायनोमियल को फॉलो करता है। ठीक, तो इनका मार्जिनल जो होता है बायनोमियल को फॉलो करता है। तो अगर यहीं पे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x1 की बात कर दिए, एक समझने के लिए यहाँ पे x अगर ये बायनोमियल को फॉलो करता है, यहाँ पे n और ये p दिया गया है, तो n माइनस x1 जो होगा ये भी बायनोमियल को फॉलो करेगा, n q हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये पैटर्न दिया गया, और ये तो हम बस इसे ऑब्जर्व कर लें कि x1 किस डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर, फिलहाल x1 बायनोमियल को फॉलो करेगा, तो n माइनस x1 वो भी क्या करेगा, बायनोमियल को फॉलो करेगा। तो इसमें बायनोमियल को फॉलो करेगा, तो ये तो दोनों ऐसे रॉन्ग हो गए, अब a एंड b में से ही हमारा कोई ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और ये क्वेश्चन कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 आइटम। तो 4 आइटम की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो एक तो 5th ये है, और बाकी के जो और सारे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 6 इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड ये पूछा गया है। एंड अगर हम इसमें नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें 7th ये एक्सपेक्टेशंस कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशनल वेरिएंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर से ये है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, ये ऐसे ये बन जाएगा, जिसमें n = 15 है, p1 p2 p3 एंड p4 = 1/4 दिया गया है। तो अब इसके ईच एंड एवरी एक्साइज हो जाएंगे, वो बायनोमियल को फॉलो करेंगे, npi हो जाएगा, और npi हो जाएगा तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब ईच एंड एवरी बायनोमियल को फॉलो कर जा रहा है, npi हो जा रहा है n ट्रायल एंड pi उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, तो वहीं से n माइनस ये xi अगर बेस्ट करेंगे तो ये भी बायनोमियल को फॉलो करेगा, n
और ये Q हो जाएगा, एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 1P हो जाएगा। तो 1/4 दिया गया तो यहाँ पे 3/4 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इन सब का रिजल्ट का हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज हम लोग करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का अपना जो स्ट्रक्चर से ये है, जैसे यहाँ पे ये फैक्टोरियल n दिया गया है और ये फैक्टोरियल x1 x2 और x3, और इसको अगर हम कर दिए फैक्टोरियल 50 माइनस ये x1 x2 और x3 ये, तो इसके बाद ये P1 ऑफ ये x1 P2 ऑफ ये x2, फिर यहाँ पे P3 ऑफ ये x3 और ये 1 माइनस ये P1 P2 एंड P3, और क्या इसका पावर कितना हो जाएगा, ये जो दिया गया 50 माइनस ये x1 x2 और ये x3, ये इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो P1 P2 P3 की वैल्यू, जैसे P1 की वैल्यू 1/4, यही P2 की वैल्यू हो जाएगा, यही P3 की वैल्यू हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे करेंगे 1/4 तो 3/4, और 1 माइनस ये 3/4 कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/4। इट मीन्स P4 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 ये आ जाएगा। तो हम इससे क्या करेंगे, कंपैरिजन हमने कर दिया, तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद ये वैल्यू जो हो जाएगी, जो इसमें किया गया सारे वैल्यू क्या, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जा रहा है, ट्रायल की संख्या 50 हो जा रही है, तो ईच एंड एवरी एक्साइज जो होगा ये बाइनोमियल को फॉलो कर जाएंगे। तो अब यहाँ से 50 माइनस x1 ये किसको फॉलो करेगा, तो ये भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा। जो मैंने रिजल्ट आपको बताया कि अगर x बाइनोमियल को फॉलो करता है, यहाँ से n p दिया गया है, तो n माइनस x ये भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा, n q हो जाएगा, n q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस ये p हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया गया xi जो है ये बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, 50 और 1/4 दिया गया, तो यहाँ से हम 53/4 इसको बोल सकते हैं। इट मीन्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इसमें हो जाएगा 53/4, तो यहाँ से बी ऑप्शंस क्या है, करेक्ट ही है। ठीक, तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 और x2, तो इनका अपना जो फार्मूला था कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट कोवेरियंस जो निकालेंगे माइनस NPI NPJ होता है, एन वेरियंस ऑफ ये टर्ने होता है। तो अगर हमको दो x1 और x2 के बीच में निकालना है तो कोवेरियंस अपॉन इट्स वेरियंस, और यहाँ से वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये NPI करेंगे और वेरियंस ऑफ ये, तो ये n न्यूमरेटर में आ जाएगा और साथ में यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आया तो ये n कट जाएगा, तो ये इतना हमारा बच जाएगा। अब PI की वैल्यू इसमें जो 1/4 दिया गया तो ये सभी रख के इसमें सॉल्व करेंगे तो -1/3 ये आ जाएगा। 1 and 2 के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट ये -1/3। तो ऐसे बाकी और भी सारे जो टर्म है उन सभी के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से -1/3 इट मीन्स ये बी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 गिवन x2 इक्वल टू, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस की बात किया जा रहा है। तो अब यहाँ से भी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, अगर ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये दिया हुआ है तो इस केस में कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। तो अगर ये मार्जिनल एज अ बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है तो जो कंडीशनल होगा x1 गिवन x2 इसमें कहा जा रहा है। इट मीन्स कंडीशनल ऑफ ये गिवन x2 रिमेनिंग इतना आपका जो टर्म दिया गया, तो ये एज इट क्या कर रहा है, ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को ये फॉलो करेगा, मतलब इतना गिवन x2। तो हमें क्या करना है, x1 गिवन x2 बेस्ड ये निकालना है। तो अब इसी इन्फॉर्मेशंस को लेकर हम लोग चलेंगे, तो अब इसके बेस पर हम लोग कर देंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस ये दिया हुआ है। ठीक, तो n माइनस x2 कर दिए तो इसमें आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 45 ये है, और बाकी P2 की जो वैल्यू इसमें जो दिया गया 3/4, और यहाँ से P1 अपॉन 1 माइनस P2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और 3/4, तो ये 1 इतना आ जाएगा। इट मीन्स अब इतना गिवन x2 इक्वल टू क्या हो गया, ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर गया, ये फॉलो कर गया। और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ये फॉलो कर गया तो इस केस में जो यहाँ पे वैल्यू बेस्ड दिया गया, तो अब यही सब एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 गिवन अगर x2 बेस्ड अगर हम लोग चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा n माइनस से x2
डॉट ये P1 अपॉन ये P2 जो 45 इंटू 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये 15 बेस्ट ये वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक, तो जब ये इतना आपका आ जाएगा तो इस केस में हम ये कह सकते हैं यहां से देखिए इसमें कितना आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है। तो 15 इट मीन्स इसका डी आंसर क्या होगा आपका, ये करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना आपका ये हो गया, यहां से हम लोग कर लिए। अब इतना जब आपका आगे यहाँ पे x2 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 5 रख देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे x2 इक्वल टू 5 दिया गया है, तो ये 50 माइनस ये 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा, और बाकी ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये वैल्यू ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये हैं, और इसमें देखिए ये जो वैल्यू जो दिया गया ये यहाँ पे मिसिंग है, ये 1 माइनस ये P2 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 ये हो जाएगा। ठीक, ये जो किया गया है कि x1 x3 एंड x4 गिवन x2, इट मीन्स ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर बेस्ड अगर हम लोग करेंगे, देखिएगा जैसे जो टर्म अगर हम यहाँ से कर दिए कि x1 गिवन x2, इट मीन्स ये भी ये बायनोमियल को फॉलो कर जाएगा। एंड बायनोमियल बेस्ड अगर हम लोग करेंगे, जैसे ये इसको मार्जिनाइज करिए, यहाँ पे ये 3 को एज ए एक साथ इसमें लेके चला जा रहा तो ये हो जाएगा। अब हम इसको इंडिविजुअली करेंगे x1 गिवन x2, इट मीन्स ये भी क्या होगा, ये बायनोमियल को फॉलो कर जाएगा। और इस केस में यहाँ से ये 45 हो गया एंड 1/3 हो गया। ठीक, जैसा हम लोग ये कर देखे कि मान लीजिए यहाँ पे x1 डॉट डॉट x ऑफ ये 4, ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है। 50 1/4 1/4 1/4 एंड यहाँ से 1/4 ये आ रहा है। और इसमें ईच एंड एवरी xi हम लोग कर दे रहे हैं कि ये भी बायनोमियल को फॉलो कर रहा है, और इसमें 50 एंड 1/4 ये आ रहा है। मार्जिनल की बात कर दी। तो ऐसे अगर हम इसको कंडीशनल बेस्ड करते हैं तो ये x2 ये भी मल्टीनोमियल बेस्ड ये चलेगा, और इसको मार्जिनलाइज कर देते हैं कि x1 गिवन x2 x3 गिवन x2 या x4 गिवन x2, तो वो भी एज इट क्या करेगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को ये फॉलो ये करेगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से xi गिवन x2 ये बायनोमियल को फॉलो करेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये n माइनस ये जो x2 की जो वैल्यू दिया जाएगा ये, और उसके बाद जो हो जाएगा p ऑफ i की जो वैल्यू जो वेरी करेगा इसमें 1, और उसके बाद ये 2 नहीं होगा 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस्ड ये वैल्यू दिया गया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लेके इसको मेजर कर ले जाएंगे। तो ये इसका अपना ये है। ठीक, तो एक कन्फ्यूजन इसमें मत क्रिएट करिएगा, मार्जिनलाइज बेस्ड ये चल रहा है। ठीक, तो आंसर डी एज इट क्या होगा, इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसमें वेरिएंस की बात किया जा रहा है। तो जब हम इतना ऑब्जर्व कर लिए कि जो x1 गिवन x2 ये एज इट बायनोमियल को फॉलो कर गया, और बायनोमियल को फॉलो करने का मतलब क्या किए, n माइनस ये x2, और इसको हम लोग कर दिए जो इसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका, ये जो दिया गया 1/3 बेस्ड ये दिया हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं 1/3 बेस्ड ये दिया हुआ है। तो 1/3 मतलब उसको PI बेस्ड इसमें जो प्रोबेबिलिटी दिया गया यहाँ से ठीक। चलिए जो इसमें जो टर्न आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो PI है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, PI -1 माइनस ये P2, इसके जगह पे आप ये जूम कर इसको PI डैश कर दीजिए। तो PI डैश, अब I की वैल्यू क्या करिए, 1 रखिए 2 रखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो इस केस में इसके जगह पे क्या हो गया, 1/3 के जगह पे यहाँ से हम कर दिए PI
डैश इट मीन्स ये पी आई अपॉन ये P2 हो गया। इतना हम कर दें, आई की वैल्यू 1 2 करेंगे तो अब वही वैल्यू जो हो जाएगा कि जो x1 गिवन x2 इक्वल टू 5 दिया गया है तो ये बाइनोमियल को फॉलो करके ये 45 एंड 1/3। तो अगर इस फॉलो करके तो इस केस में वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 5 दिया गया है। इट मीन्स ये जो मीन वेरिएंस होता है अगर x फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को n और ये p दिया गया है तो वेरिएंस ऑफ x जो होता है n p n q होता है। तो सेम अगर यहाँ से कर देंगे तो 45 इंटू 1/3 एंड इंटू 3/4 ये हो गया। अब इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, तो ये इससे कट गया और बाकी यहाँ से हम लोग कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सॉरी ये 1/3 नहीं आएगा, कितना कर देंगे हम लोग 1 माइनस से 1/3 ये 2/3 हो जाएगा। कितना ये हो जाएगा आपका ये 2/3। तो 3 3 जा 9 और तो ये 5 हो गया, 5 जा 10। तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर ले जाएंगे, या मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वे में रखा हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। कंडीशनली ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है और x1 गिवन x2 की बात करते 5 दिया तो ये बाइनोमियल को फॉलो कर देगा 45 1/3 हो जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका दिया गया तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल हम कह सकते हैं कितना 4 क्वेश्चंस ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से लेकर प्रैक्टिस करिए, इस फॉर्मेट को ऑब्जर्व करिए। ये जो फॉर्मेट यहाँ पे रखा गया है इस फॉर्मेट को लेके सेम इस तरीके से प्रॉब्लम मल्टीनोमियल से बना हुआ है और बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी बनते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट को देते हैं। सेम इसी फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ दे के मार्जिनल कंडीशनल के अपने डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्ट मोमेंट, कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ये बनते हैं। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे सॉल्व हम लोग कर ले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आप सभी का। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है 8 तो हो गया हम लोग कर लिए। अब इन 9 अब ये जो क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है ये मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन है और मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन से आईएसएस में 1 से 2 क्वेश्चंस या कभी कभी ऐसा होता है 3 क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल इस बार अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हुए हैं तो शायद एक ही क्वेश्चन इससे बना हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इन अ ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन दैट R12 0.8, R13 -0.4 एंड R23 0 दिया गया। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट x1 एंड x3 आफ्टर लीनियर इफेक्ट ऑफ x2 ऑन ईच ऑफ देम इज इलिमिनेटेड इज। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है x1 और x3 के बीच में और जो x2 के अपने जो इफेक्ट है उसको एज ए एलिमिनेट कर देना है। तो ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात किया जा रहा है। इट मीन्स ये R13.2 ये हमें निकालना है। अब मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड ही बनते हैं। तो अगर इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसको हम लोग कर सकते हैं और जो रेस्ट आप जो आईएसएस के अपने जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का कलेक्शंस करके भी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर इतना हम लोग कर ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये तो पार्शियल बेस्ड है। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर x1 की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ x2 डॉट डॉट x ऑफ n ये एक सिंगल वेरिएबल और ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल, तो इनके बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इट मीन्स R1.23 डॉट डॉट n ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का है और ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या है नोटेशंस ये चलते हैं। तो इनके अपने फार्मूले और इनके बीच में जो रिलेशंस होता है वो आप याद करके रख सकते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला इसमें जो बनता है जो यहाँ पे R1 3.2 R13 -R12 R23
ये बनता है। सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, इसको हम रख के सॉल्व करेंगे तो -2/3 यहाँ से आ जाएगा। तो डी आंसर क्या होंगे इसमें करेक्ट ये हो जाएंगे। और ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ड ये क्वेश्चंस ये हैं। तो आंसर डी एज इट क्या होगा करेक्ट होगा। रिजल्ट बेस्ड ये है, तो कहीं पे कुछ ऐसा मतलब मिसिंग होना नहीं चाहिए, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस इंट्रा क्लास कोरिलेशन से ये बना हुआ है और इस टॉपिक से आईएएस में बहुत कम ही बनते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, नहीं। हाँ, लेकिन आपके कोरिलेशन से रिग्रेशन ये इस ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल अभी तक जो हम लोग लेके क्वेश्चन सॉल्व किए तो कोरिलेशन रिग्रेशन से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। ठीक, इंट्रा क्लास कोरिलेशन से बना हुआ है, जबकि ये मोस्ट फेमस टॉपिक है। तो होता है ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये कोरिलेशन रेशियो की बात किया जा रहा है। हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन बेस्ड ये आता है इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बट ये कोरिलेशन रेशियो y/x दिया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कहा जा रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, आपस में इक्वल होते हैं और ये वैल्यू जो होता है ये सेम, जबकि r जो है जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो कौन सा इसमें ये करेक्ट ही है। तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट बेसिस ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट एज इट जो कोरिलेशन रेशियो का जो अपना जो फार्मूला होता है, कोरिलेशन रेशियो बिटवीन y एंड x की अगर बात करते हैं, इसका अपना स्क्वायर निकलते हैं। तो ये जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस होता है उसका अपना वेरिएंस अपॉन ये वेरिएंस ऑफ ये y ये होता है। तो पहले में कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों एज ए वेरिएंस का रेशियो है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा अगर हम वेरिएंस ऑफ ये अगर x प्लस ए की बात करेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ x होता है। बट वेरिएंस ऑफ अगर a ऑफ x करेंगे तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। तो ऐसे अगर x माइनस ए अपॉन बी कर दे वेरिएंस कर देंगे तो 1 अपॉन ये बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। तो जो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। तो ये ऊपर वाला वेरिएंस है, जस्ट न्यूमरेटर का भी वेरिएंस है और डिनोमिनेटर का भी वेरिएंस है। तो ये वेरिएंस एज ए क्या स्केल बेस्ड ये डिपेंड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में भी स्केल बेस्ड आएगा और स्क्वायर इस तरीके से हम करेंगे और डिनोमिनेटर में भी बन के आएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो स्केल वाला पार्ट वो रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स ये जो टर्म हो जाएगा वो ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट होगा और उसके साथ साथ ये स्केल से भी क्या होगा इंडिपेंडेंट ये हो जाएगा। बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द वेरिएंस एंड वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। तो ये आप इससे फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये जो कोरिलेशन रेशियो जो दिया गया y/x एंड x/y। सो कोरिलेशन रेशियो जो होता है आपस में सेम नहीं होते हैं, जबकि अगर हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y या कोरिलेशन कोफिशिएंट y/x करते हैं तो ये सेम होता है। ये एज ए लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ये होता है। क्या ये लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड है, जबकि ये लीनियर और नॉन लीनियर इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशंस को एज ए क्या करता है ये मेजर ये करता है। तो इस केस में ये आपस में सेम नहीं होते हैं यहाँ से। और यहाँ से अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये जिसमें जो दिया गया है ऑलवेज ट्रू बिकॉज द कोरिलेशन रेशियो कैप्चर द बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप वेयर आर मेजर द ओनली लीनियर एसोसिएशन। तो ये ऑलवेज एज इट क्या होता है इसमें ये ट्रू ये होता है। तो जब ये ट्रू होने के बाद इसका पहला स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, दूसरा क्या इसमें रॉन्ग है और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब ये है फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी ऑप्शंस क्या होगा इसमें करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये इतना आपका ये हो गया। हम लोग सी इसको कर दे सी एज क्या होगा करेक्ट होगा। और भी डिटेल में पढ़ने के लिए आप
जैसे एस सी गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टार्सेस की जो बुक है उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट एक एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हमें क्या क्या चीज़ें याद करके रखना है। तो ये देखिए, ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर की जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, तो हम लोग टॉपिक बेस्ड हम इसमें लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो इन एनालिसिस क्लास के माध्यम से हमको एक बेसिक ऑफ आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन जो बने हुए किस टॉपिक से बने हुए हैं और उनको सॉल्व करने के क्या बेसिक मेथड्स हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। और ये जो सेशन स्पेशली जो टारगेट जो किया जा रहा है, आप में से जो IAS 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और या 2027 की बात करते हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड ये लेक्चर्स ये है। तो इस लेक्चर्स के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके पेपर पैटर्न, क्वेश्चंस का अपना क्या लेवल है, सॉल्व करने के क्या बेसिक मेथड्स हैं। ये चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। द मेल पॉपुलेशन इन अ स्टेट इज 25 lakh, among them number of literates is 2 lakh, the number of criminal is 26,000 and number of literate criminal is 2,000. What is the association between the literacy and criminality? तो यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन इसमें 25 लाख दिया हुआ है और जिसमें से लिटरेट की बात किया जा रहा है 2 लाख, क्रिमिनल 26,000 है और लिटरेट और क्रिमिनल 2,000 दिए गए। तो इसमें एसोसिएशंस कहा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन जो स्पेशली जो डिजाइन किया गया है वो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स से ये है। तो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स होने का मतलब ये है, यहाँ पे एसोसिएशन से रिलेटेड ये है। तो जैसे पॉजिटिवली एसोसिएट होता है, निगेटिवली एसोसिएट होता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। टू ऑफ एट्रीब्यूट्स वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, निगेटिवली एसोसिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो अपने जो फार्मूले जो चलते हैं, हम ये कह सकते हैं ए बी ग्रेटर देन ए बी बाई एन। तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होते हैं। अगर ये लेस देन है तो निगेटिवली एसोसिएटेड हैं, और इक्वल टू होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट ये होता है। और इसी को अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं तो ये इन टर्म ऑफ ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये हो जाता है। ये इंटरसेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक और n से अगर हम इसमें डिवाइड कर दिए तो यहाँ से ए बी बाई एन, और यहाँ से हम कर दिए ए बाई एन और ये बी बाई एन। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी टर्म आप ऐसे समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, यहाँ सम ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड, ये निगेटिवली एसोसिएटेड और ये इंडिपेंडेंट का अपना ये कंडीशंस ये है। तो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेन हमें फिल्टर करना है इसमें मतलब यहाँ से ऑब्जर्व, यहाँ पे n इक्वल टू जो दिया गया है 25 लाख दिया हुआ है। बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एंड देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने इसका सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है एक शॉर्ट वे में, तो हम इसको देख सकते हैं। बाकी एक आपको एक बेसिक ऑफ आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे डिजाइन किए गए और क्या हमारे अप्रोच हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें टोटल मेल लिटरेट, जिसमें लिटरेट कितने, क्रिमिनल कितने एंड लिटरेट क्रिमिनल कितने दिए गए। तो उनके करस्पॉन्डिंग लिटरेट क्रिमिनल और लिटरेट क्रिमिनल दोनों का इंटरसेक्शन बेस्ड यहाँ पे लेके चल दिया गया, और इसमें एसोसिएशन बेस्ड इसको चेक करना है लिटरेसी। तो पहले तो इसके प्रोबेबिलिटी टर्म को लेके निकाल दिया गया है, जितने लिटरेट हैं और ओवरऑल जो मेल पॉपुलेशन जो है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं जो क्रिमिनल्स हैं और ओवरऑल जो पॉपुलेशन, ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिया गया। सेम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से इसके इंटरसेक्शन बेस्ड कर दिया गया। अब अगर ये इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो ये इस कंडीशंस को होल्ड करता है, जबकि अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को निकाल दें तो इतना आता है, और अगर इसके इंटरसेक्शन बेस्ड ये प्रोबेबिलिटी को हम लोग कर दें तो ये दिया गया। तो जब ये कंडीशंस ये, इट मीन्स ये इससे क्या आपका ये लेस है, और इससे लेस होने का मतलब ये है कि अब ये क्या है, निगेटिवली एसोसिएटेड ये है। निगेटिवली एसोसिएटेड होने का मतलब एज ऑप्शंस क्या होगा इसका, बी ए करेक्ट ये हो जाएगा। जो हम यहाँ से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये बताया, ये निगेटिवली एसोसिएटेड, लेस देन और ग्रेटर देन में पॉजिटिवली एसोसिएटेड ये है। तो
क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका ये करेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 11 हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन थियरी ऑफ एट्रीब्यूट से ही बना हुआ क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहा है और जनरली इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। इसमें ए बी सी 3 ऑफ एट्रीब्यूट दिए गए हैं। यहाँ से ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा एक रिलेशन इसमें दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा बेस्ड एक रिलेशन ये दिया गया। ये जो ए एट्रीब्यूट्स बेस्ड जितने ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी अपने साइज को क्या करता है, रिप्रेजेंट ये करता है। तो इस केस में इसमें से कौन से रिलेशंस एज इट ये करेक्ट ये हैं, इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे क्या बेसिक ऑफ अप्रोच ये होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड दिखा दें, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, इस तरीके से वेरीफाई करें और इतना इक्वल टू लेकर हम लोग ये दिखा दें, तो हमारा अपना क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने कंडीशंस की मतलब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशंस हैं, इस इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको पहले एंड सेकेंड स्टेटमेंट को लेके क्या करेंगे, वेरीफाई हम लोग करेंगे। तो अब इसमें ये इतना इन्फॉर्मेशंस ये दिए हुए हैं, तो अब यहाँ से हम इसको लेके वेरीफाई कर रहे हैं। ये ए बी बेस्ड ये है और ये अल्फा बीटा दिया गया। तो अगर ये एन ये इसके टोटल साइज बेस्ड ये है और ये किसी एट्रीब्यूट्स के साथ ऑपरेट होता है तो वो उसके कंप्लीट साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं। एन डॉट अगर अल्फा हो जाएगा तो ये अल्फा बेस्ड ये साइज, तो एक प्रेजेंस और दूसरे अब्सेंस को रिप्रेजेंट कर देता है। ये एट्रीब्यूट्स ए एज ए प्रेजेंस है तो अल्फा उसके अब्सेंस की बात करेगा, और बाकी यहाँ पे ए प्लस अल्फा जो होता है ये एज इट वन बेस्ड ये होता है। प्रेजेंस एंड अब्सेंस की अगर बात करें तो इक्वल टू वन बेस्ड ये होते हैं। तो अब सेम अल्फा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और अल्फा की जगह पे 1 माइनस ए और बीटा की जगह पे 1 माइनस बी लिख सकते हैं, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ऑफ ए बी बाकी एन ऑफ ए बी हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर यहाँ से ये जो वैल्यू n/2 दिया गया ये रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से ए या फिर बीटा लेके चलेंगे तो ये भी कितना हो गया आपका, ये इसके इक्वल हो गया। हम इसको लेके किए और इसको हमने इतना दिखा दिया। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट ये है। सेम हम दूसरे स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम ये कंडीशंस लेके चलेंगे। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए और ये अल्फा की जगह पे 1 माइनस ए, बीटा की जगह पे 1 माइनस बी एंड गामा की जगह पे 1 माइनस सी रख दिया। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एन उसके साथ ऑपरेट हम कर देंगे। तो जब ये सब किस में किया गया और बाकी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू n/2 रख के सॉल्व किया गया तो अगेन हमारा ये रिलेशंस ये बन के तैयार ये हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं। एंड बहुत स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब ऑप्शन सी एज इट क्या होगा, ये करेक्ट ये होगा। तो ये क्वेश्चन जो इसमें जो डिजाइन किया गया है मतलब इंफॉर्मेशंस तो हैं बट थोड़ा सा इसमें ट्रिकी बेस्ड ये है। तो देख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चंस ये हैं। अब इसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट्स बेस्ड ये क्वेश्चंस पूछा गया, एक और क्वेश्चन इसमें ये है। तो मतलब इस बार जो ISS 2025 में टोटल 3 क्वेश्चन एट्रीब्यूट से बन गया एंड मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन से एक क्वेश्चन ये बन गए। तो ये भी रिजल्ट बेसिस पे ही है। कंसीडर द फॉलोइंग 2x2 टेबल फॉर 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। ए, अब इसको ए बी ये सारे ये नॉट बी नॉट ए ये दिया गया इस तरीके से ये है। तो क्यू यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड वाई इज कोफिशिएंट ऑफ कोलाइगेशन। तो इसमें से क्या आपका ये करेक्ट होगा और क्या करेक्ट नहीं होगा, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस ये है। तो यहाँ से जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हमारा करेक्ट होगा क्या करेक्ट नहीं होगा। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे जो टर्म जो दिया गया है हम इसको ए बी कर सकते हैं। इसको हम क्या यहाँ पे नॉट बी है, नॉट बी होने का मतलब बीटा, तो यहाँ से ए बीटा और यहाँ से नॉट ए इट मीन्स अल्फा बी और इसको कर दिए तो अल्फा एंड बी।
इस तरीके से ये होगा, इसको हम लोग कर। तो फिलहाल जो ये ए बी बेस्ड इसको ए किया गया है और ए बीटा को एज ए बी कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज किया गया। तो अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ जो कोलाइगेशन ये है, इसका अपना फार्मूला क्या बनता है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसमें जो Q इक्वल टू जो फार्मूला बनते हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इतना, तो यहाँ से ए बी और इसको हम लोग कर दिए अल्फ़ा बीटा माइनस यहाँ से अल्फ़ा बी और ये हो जाएगा ए बीटा। ये आपका ये माइनस में चल रहा था, सेम यही चीज़ें प्लस में होता है ए बी और यहाँ से अल्फ़ा बी और यहाँ से कर दिए अल्फ़ा बी प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा ए बीटा। इस तरीके से ये हो। और सेम अगर हम इसकी बात करें तो ये रूट के इनसाइड एज इट वैल्यू बेस्ड ये चलता है। ठीक, तो अब ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर हम इसी को करते हैं ये वैल्यू बेस्ड यहाँ पे, तो ए डी माइनस ए डी हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर ये बी सी ए डी प्लस ये बी सी दिया गया। अब इन्फॉर्मेशन अगर बी सी इक्वल टू जीरो लेते तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, या अगर ए डी इक्वल टू जीरो लेते तो क्या वैल्यू हो जाएगा, और इतना लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो सेम इसी के बेस पे ये दिया गया, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मैंने इसको शॉर्ट में भी इसका सोल्यूशन भी रखा हुआ। फिलहाल आपको आइडिया लग गया। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्यू इक्वल टू हमारा ये फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। ए डी और बी सी क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से बता दिया। तो अब हमारा ये फार्मूला बी सी इक्वल टू इसमें जीरो कर देंगे तो क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कोफिशिएंट जो इसमें ये जो वाई वैल्यू है, देखिएगा ये वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ कोलाइगेशंस होता है, रूट बेस्ड ये वैल्यू चलता है, तो इसको एज ए वाई करिए। ठीक, यहाँ से ये सारी वैल्यू एज ए रूट बेस्ड ये चलता है। तो अब अगर इसमें हम ये कर दिए बी सी एज ए जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा सेम। ऐसे अगर ए डी इक्वल टू जीरो तो क्यू माइनस 1 हो जाएगा और वो भी वाई भी क्या हो जाएगा माइनस ये 1 ये हो जाएगा। ठीक, और अगर ए डी और बी सी आपस में इक्वल है तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो वाई भी एज इट क्या हो जाएगा इसमें जीरो ये हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो फिलहाल इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो जब तीनों स्टेटमेंट एज ए करेक्ट ये हैं तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 आप मतलब इसमें हम कह सकते हैं 11, 12 एंड 13 3 क्वेश्चंस ये थियरी ऑफ एट्रीब्यूट से बनाया गया है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया आप सभी का। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ये 14 जो दिया गया। ये क्वेश्चंस ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रोस्पेक्टिव से और दूसरा इनके अप्लीकेशंस के प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो फिलहाल ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये क्वेश्चंस ये है। x1 x2 एंड x ऑफ 15 ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है। इफ़ फॉर सम अल्फा बीटा एंड गामा लीनियर कॉम्बिनेशन जो दिया गया ये एज इट ये जीरो है, देन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये एक्स आई स्क्वायर। तो जैसा कि हम सभी को पता है रिजल्ट, अगर एक्स आई एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, तो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन ये सिग्मा की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है 0 और 1 होता है। और अगर हम इसी का अगर इसको हमने जेड कर दिया तो जेड स्क्वायर जो होता है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 1 ये होता है। अब अगर हम इसी को हम समेशंस की बात करेंगे आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस ये म्यू अपॉन ए सिग्मा का होल स्क्वायर, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n होता है। या अगर हम यहीं से कर दिए आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, तो ये भी काई स्क्वायर को फॉलो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस ये 1 होता है।
ऐसे बाकी और भी सारे टर्म को लेकर डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे xi माइनस एक्स बार कर दिया गया और x बार क्या है, ऑब्जर्वेशंस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन इतना नहीं होता, लीनियर कॉम्बिनेशन है जो जीरो नहीं होता, ऐसे 3 डिफरेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ये जीरो है। तो इस केस में ये जो टर्म होता है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये 53 होता है। सॉरी कितना आपका ये, हाँ 53 होता है। बट इसमें 3 डिफरेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे अब वो 50 माइनस ये 3 हो जाएंगे। ठीक, तो इस केस में इसका जो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये बी एज ए क्या होगा, करेक्ट ये हो जाएगा। ये कंडीशंस लगाने से इतने ऑब्जर्वेशंस उसमें से मतलब माइनस कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे ओनली इसमें 50 होंगे, क्योंकि ये 3 डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने डिफरेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस दिए अगर हैं इक्वल टू 0 बेस्ड है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस ये कर देंगे। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने एक शॉर्ट में इसका सोल्यूशन रखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ इसके सॉल्यूशंस को मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो ये आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पी स्टार्स ट्यूटोरियल से भी आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हमारे जो इस तरीके के जो लेक्चर्स लिए जाते हैं तो उनके अपने PDF फाइल भी सेंड किए जाते हैं, तो आप उस PDF फाइल को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो लिंक के माध्यम से हमारी अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चंस को भी हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस आपका स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैट फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो फर्स्ट ऑफ यूनिट प्रोबेबिलिटी का आप उसके इनसाइड भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इनसाइड भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें m be the minimum observation in the random sample of size n from distribution that the PDF f of x ये दिया हुआ है, और what is the distributions of ये 2n m माइनस ये थीटा। तो इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है। और जैसा कि हम सभी को पता कि f ऑफ अगर x थीटा की अगर बात करते हैं तो e टू पावर ये थीटा ऑफ x एंड थीटा, ये x ग्रेटर देन 0, या हम इसको कर दे 1 बाई थीटा ई टू पावर x बाई थीटा एंड x ग्रेटर देन 0। ये दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल को ही। और एक ये भी हमारा पैटर्न होता है कि f ऑफ x एंड थीटा ये e टू पावर x माइनस ये थीटा और x ग्रेटर देन थीटा, या यहीं से e टू पावर x माइनस ये थीटा अपॉन ये थीटा और x ग्रेटर देन थीटा। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट ये किया जा सकता है। ये ओरिजिन में चेंज है और ये इसके स्केल में चेंज है। तो फिलहाल ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं से अगर हम y इक्वल टू एक्स माइनस थीटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल की यूज करके तो f ऑफ y का जो PDF होता है e टू पावर y हो जाता है एंड y ग्रेटर देन 0। तो ये अगेन ये y जो होता है ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर जाता है, पैरामीटर्स वैल्यू क्या होता है 1 ये हो जाता है। तो अब इसमें कहा गया कि ये m जो है मिनिमम ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये है, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस की बात किया जा रहा है। तो इसमें 2n m माइनस थीटा का अपना डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा, तो पहले तो हम m का डिस्ट्रीब्यूशंस ऑब्जर्व करें, फिर m माइनस थीटा का, एंड देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस का हम यूज करें। तो ये हमारे अपने कॉन्सेप्ट ये हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमारे अप्रोच होंगे, xi yi जो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा जैसा कि मैंने बताया, और अगर इसको इन टर्म ऑफ ऑर्डर स्टार्सिक्स ले जाएंगे तो जो m मिनिमम ऑफ xi हो जाएगा वो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ ऑर्डर स्टार्सिक। जैसे अगर x ऑफ n लिखते हैं तो थीटा प्लस ये y ऑफ n, या x ऑफ 1 लिखते हैं तो थीटा प्लस ये y ऑफ 1 ये आपका। तो यही काम इसमें किया गया। अब जो इसमें जो मिनिमम ऑफ yi है ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा। जैसे रिजल्ट ये कहता है कि अगर xi जो है ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है 1, तो मिनिमम ऑफ ये
xi जो होता है ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है n, रिजल्ट है। तो इसी रिजल्ट का इसमें यूज किया गया है। ठीक, तो अब इसमें से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये m माइनस थीटा वही क्या है y है, थीटा को इधर सेपरेट कर देंगे तो यही एक्सपोनेंशियल बेस्ड ये हो गया। तो अब इसमें अगर ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है तो ग्रेटर देन t पे लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u माइनस ये n ऑफ ये t हो जाएगा। इसको हमने u एज्यूम कर दिया तो u इक्वल टू अगर 2n माइनस m माइनस ये थीटा, मतलब ये जो टर्म दिया गया हमारे अपने क्वेश्चंस में जो कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन ये निकालना है। तो जबकि m माइनस थीटा का मैंने ऑलरेडी इसमें निकाल दिया है तो u इक्वल टू हम इतने लेके चले तो कैपिटल U इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉल u दिया गया, ये वैल्यू रख देंगे तो 2n को यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया गया। अब इससे हम इससे कंपैरिजन करा लेंगे तो t के यहाँ पे क्या u अपॉन 2n आ जाएगा, तो 2n से 2n कट जाएगा तो अगेन क्या आ गया e का पावर माइनस u बाई ये 2 हो गया। तो इससे देखने से एक आइडिया लग जा रहा है कि ये अगेन ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल को ही फॉलो कर जा रहा है, बस पैरामीटर्स वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 बाई ये 2 हो जा रहा है। अब जब पैरामीटर्स वैल्यू 1 बाई 2 हो जा रहा है तो यहाँ से हम कर दिए कि अगर x एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है, पैरामीटर्स वैल्यू थीटा है और f ऑफ x जो दिया गया 1 बाई थीटा और यहाँ से e टू पावर x बाई थीटा, तो इस केस में इसका जो मीन होता है वो थीटा होता है और वेरिएंस की बात करते हैं तो थीटा स्क्वायर होता है। और अगर यहीं से f ऑफ x एंड थीटा कर देंगे, थीटा e टू पावर ये x एंड थीटा देते इसका मीन 1 बाई थीटा ये होता है। तो पैरामीटर्स की वैल्यू 1 बाई 2 दिया हुआ है तो हम इसके अकॉर्डिंग लेके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मीन कितना हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा। इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा और मीन इसका इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 ये हो गया। और मीन इक्वल टू 2 होने का मतलब ये है कि इस केस में x अगर एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है, पैरामीटर्स वैल्यू 2 दिया गया है तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को भी फॉलो करता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 2 ये होता है। ठीक, तो इस केस में जो आंसर होता है वो क्या होगा, बी एज अ करेक्ट होगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये मीन इतना क्या इसका हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया और खासकर इस पीडीएफ का यूज इसका यूज स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। एस्टिमेशन से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो बहुत अच्छा खासा ये पीडीएफ है। तो आप एमएलई हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। इसको इन टर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन ये कहा गया। इन ऑब्जर्वेशंस इसमें x1, x2, x3, x4 एंड x5 दिया गया। इंडिपेंडेंट ये हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो अ कांस्टेंट ऑफ c सच दैट रैंडम वेरिएबल्स विल हैव टी डिस्ट्रीब्यूशन। तब यहाँ पे c की क्या वैल्यू होगी जो एज ए टी डिस्ट्रीब्यूशंस को ये फॉलो करेगा। देखने से ये आइडिया लग रहा है कि ये फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। और फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशंस का रिजल्ट क्या होता है, जेड अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है 0 और 1, और एक्स जो होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम n, तो यहीं से जो टी होता है जेड अपॉन ए रूट के इनसाइड x बाई n, ये एज ए टी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम n होता है। तो हम इसको एज ए स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में करेंगे, बाकी ये तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब इसी से हमें क्या करना है, सेट करना है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू रखेंगे जो इसको फिट कर जाए, ये होगा कि ये होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसमें किया हुआ है। रिजल्ट हमारा होता है जेड स्टैंडर्ड और वी एज ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल वी दिया गया है। तो इस केस में अगर ये नॉर्मल को फॉलो करता है तो रूट ऑफ 2 से इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो अब वो जेड हो जाएगा और जेड एज ए क्या होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा और रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये हो जाएंगे। सेम ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। तो अब यहीं से ये इसको क्या किया गया है, वैल्यू बेस्ड यहाँ पे रख के सेटिंग इसमें किया गया है।
एंड सिटिंग, इसमें जब हम इसको करते हैं तो सी की हमारी वैल्यू इसमें हम लोग क्या रखेंगे, तो सी की वैल्यू कंपैरिजन कर देंगे तो सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अगर आप इसको देखते हैं तो इससे और इससे कंपैरिजन करा दिया गया। तो इस केस में सी रूट टू इक्वल टू रूट थ्री आ जा रहा है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाई ये टू हो जाएगा। तो रूट थ्री बाई टू होने का मतलब ये कि ऑप्शन ए एग्जिट क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम यही इंफॉर्मेशन इसमें रखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये आईएसएस में 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस ये पूछ लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट फेमस ये क्वेश्चंस है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 16 ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 17 ये पूछा गया। ये क्वेश्चंस ये भी टी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही हम कह सकते हैं, पर ये अप्लीकेशंस पार्ट ऑफ ये टी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक। इसको इन टर्म ऑफ ए कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हाट वुड बी लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन द सैंपल ऑफ 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वुड बी सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो आर स्क्वायर की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए और बाकी टी की वैल्यू ये गिवन है। तो आर और टी में एक रिलेशनशिप होता है, और उसका अपना जो फार्मूला जो बनता है, सारी इंफॉर्मेशन N27 दिया गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो N-2 हो जाएगा। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये होता है टी, आर रूट के इनसाइड N-2 और माइनस आर स्क्वायर, यही एज ए टी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, N-2 होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेंगे। इसमें दिया गया सारी इंफॉर्मेशन दिए गए, तो इसका स्क्वायर करके आर की वैल्यू के यहाँ पे निकाल दिया गया, और बाकी टी की वैल्यू ये सब कुछ इसमें दिया गया। तो इस फार्मूले को रखेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1451 ये आ जाएगा। तो रिजल्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस, ये बहुत कुछ ऐसा इसमें ट्विस्ट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये इतना ये क्वेश्चंस ये है, 17 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हम लोग इसमें 17 क्वेश्चंस को लेके क्या किए, डिस्कस किए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 17 क्वेश्चंस ही स्टैटिस्टिकल मेथड से पूछा गया था, और बाकी के जो 23 क्वेश्चन जो थे वो आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड, और इस पूरे को मिला के 40 क्वेश्चंस हो गए जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर की प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को जो बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है कि क्वेश्चंस के अपने क्या लेवल थे, क्या पैटर्न थे, किस टॉपिक से कहाँ कैसे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, इनको सॉल्व करने के क्या बेसिक ऑफ फॉर्मूले हैं, तो ये हम लोग लेकर डिस्कस किए। बाकी आप में से जो भी एस्पिरेंट्स एज यूपीएससी आईएएस 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं या 2027 को टारगेट कर चल रहे हैं, तो हमारा अपना जो प्लेटफॉर्म पी स्टार ट्यूटोरियल है जो है, यहाँ पे आपके ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये प्लेटफॉर्म 2020 से ही चल रहा है। और अभी तक यहाँ से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट के सिलेक्शंस की बात करते हैं तो 24 तक हो गए थे, और इस बार 2025 में 9 ऑफ कैंडिडेट का हमारे अपने यहाँ प्लेटफॉर्म से उनका अपना सिलेक्शंस हुआ है। तो अभी तक 35 कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शंस ये इस प्लेटफॉर्म से हो गए हैं। ये सब जो कैंडिडेट थे हमारे अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो 2025 से ये जर्नी हमने स्टार्ट किया है। तो 2020 से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। तो 2020 से लेकर 2025 की बात करते हैं तो 2021, 22, 23, 24, 25 6 ईयर में टोटल 35 कैंडिडेट का यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शंस ये हुआ है। तो यहाँ पे आईएएस से रिलेटेड ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, चल रहा है यहाँ पे अब क्लासेस, तो आप इसमें इनरोल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे अपने जो कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में
आपको इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप पेपर वाइज चलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पेपर में हमारी अपनी डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस को लेके चला जाता है। बाकी अगर ऑन डिमांड हम कह सकते हैं तो एसक्यूसी और डिजाइन को भी लेके कवर किए जाते हैं। तो अगर आप पेपर वाइज चलते हैं तो पेपर वाइज आपका 6900 पेपर्स आपको है। और हमारा अपना टेस्ट सीरीज भी चलता है। टेस्ट सीरीज एज ए मोस्ट फेमस हमारे अपने कोर्स का पार्ट होता है। और टेस्ट सीरीज का अपना जो पैटर्न जस्ट लाइक एक यूपीएससी आईएएस की तरह ही होता है। जैसे 3 डे आईएएस के एग्जाम चलते हैं वैसे हमारे टेस्ट सीरीज का भी पैटर्न चलता है। तो ये सारे कोर्स का अपना डिटेल हमारे अपने प्लेटफॉर्म pstarstudial.com पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे यहाँ पे बैच कोर्स के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी उसमें एक ऑफर प्राइस लग के आपको ये कोर्स जो 35,500 का होना चाहिए, तो जो हमारे अपना प्रतिज्ञा बैच 2.0 है ये 2026 को टारगेट करते हुए कोर्स ये डिजाइन किया गया। कोर्स ये जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, जुलाई में ही। और अभी तक अगर इस कोर्स के इनसाइड देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स सेकेंड एंड थर्ड पेपर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और फर्स्ट एंड फोर्थ पेपर चल रहा है। फोर्थ पेपर की इनसाइड डेमोग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है और मल्टीवेरिएट ये चल रहा है। तो ये एक ऑफर प्राइस बेस्ड ये है कोर्स, ये 15,500 में आपको कंप्लीट ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। हमारे अपने कोर्स की वैलिडिटी की बात करते हैं तो 2 ईयर की ये कोर्स की वैलिडिटी होती है। और ये 2 ईयर्स की वैलिडिटी इसलिए इसमें बनाई जाती है जिससे अगर मान लीजिए अगर आपका इस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आपके पास कोर्स 1 साल और रहे जिससे आप अपनी तैयारी करके अगले साल आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएं। तो कोर्स का डिटेल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pstarstudial.com पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी एसेस करके आप हमारे कोर्स पे विजिट कर सकते हैं और सारा डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर कोई और भी आपको क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हैं। ठीक, बाकी स्टैट फर्स्ट पेपर को और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये मैंने कुछ बुक को भी रिकमेंडेड किया है, आप उन बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एससी गुप्ता की जो बुक है वो, और जो साहो का जो पीडीएफ है, और इसमें हम कह सकते हैं एक और बुक आपकी है इसमें वीके रोहतगी की। ये 3 आप बुक ऐसे हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका स्टैट फर्स्ट पेपर उसके साथ साथ आपका सेकेंड पेपर भी आपका अच्छे से तैयार होगा। ये जो मैंने बुक रिकमेंडेड किया है अगर आप इन बुक को आप पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर काफ़ी अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। बाकी हमारी अपनी एनालिसिस क्लास की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि जो पेपर के पैटर्न कैसे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड क्या है। तो ये एक आइडिया मिलेगा इस एनालिसिस क्लास के माध्यम से, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी पता चलेगा। और जो आपका जो 2 आवर्स का एक टाइम ड्यूरेशन आपके बनाया जाता है आपके अपने क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस लेक्चर्स के माध्यम से कि अगर इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, अगर ये अप्रोच लगाते हैं तो मतलब कम समय में हमारे अपने क्वेश्चंस ये सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखा जाए तो अभी तक हम लोग स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारी एनालिसिस क्लास के लेक्चर्स आ गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और सेकेंड पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस, सेकेंड पेपर में लीनियर मॉडल और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड लेक्चर्स आ गए हैं। तो सेकेंड पेपर में अभी ऑफिशियली स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड बचा हुआ है तो वो भी लेक्चर्स आपके आएंगे। और फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड एनालिसिस क्लास का लेक्चर बचा हुआ है। तो 2 ऐसे लेक्चर्स बचे हुए हैं, तो वो भी लेक्चर्स आपके जल्द ही आएंगे, तो आप उन लेक्चर्स को भी देखिए और पैटर्न को समझिए। तो उससे आपको जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम 2026 का या 2027 की बात करते हैं उसमें आपको हेल्प ये मिलेगा। जब हमारे ये फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर्स पे आएंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स थर्ड पेपर के इनसाइड जो यूनिट की बात करते हैं जिसमें इकोनोमेट्रिक्स हो गया, सैम्पलिंग सर्वे एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो उनके अपने सिलेबस क्या हैं और किन सिलेबस से
जैसे इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन कैसे बने हुए थे और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर्स होते हैं तो उनके आंसर राइटिंग कैसे करना है। सेम उसी तरीके से सैम्पलिंग सर्व हो गया या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अपनी पैटर्न क्वेश्चन कैसे बने हुए और उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इसी तरीके से हम लोग स्टैटिस्टिक्स 4th पेपर में भी लेके चलेंगे, उसके एनालिसिस क्लास के इनसाइड भी लेंगे हम लोग। तो जैसे डेमोग्राफी का पार्ट है तो डेमोग्राफी के क्या सिलेबस हैं और इस बार 2025 में क्वेश्चन कैसे बने हुए थे, ऐसे बाकी के जो यूनिट्स जैसे मल्टीवेरिएट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या और भी सारे यूनिट्स हैं उनको भी लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इस एनालिसिस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो पेपर्स हैं उनके आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो इन सब में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए अपने सेशंस को बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन साइड मिलते हैं और नेक्स्ट सेशंस की हमारी जो अपकमिंग जो एनालिसिस क्लास होंगे वो उसमें हम लोग जो रेस्ट ऑफ जो टॉपिक इसके आपके हैं उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।